students, today is our last class, ठीक है? And सिर्फ 2 topics remaining है that I'll cover today, और जिसमें से एक तो extremely important है, that is note making. ये आपका आता है एग्जाम में, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि you know पैसेज से ही रिलेटेड होता है क्वेश्चन इसमें भी, ठीक है? और आपको कुछ नोट्स बनाने होते हैं, मतलब आप एज इन ये चीज पहले से जानते हो, बट हाँ अगर कह सकते हैं तो आप इसका एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी आप आज सीखोगे, अदरवाइज यू नो दिस थिंग, ठीक है? तो देयर इज नथिंग न्यू इन इट, तो इसलिए यू डोंट हैव टू वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बिकॉज यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, ओके? तो नोट मेकिंग, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि भाई नोट मेकिंग क्या है, कि भाई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ना, आपको शॉर्ट में उसके बारे में लिखना है ना, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। बहुत बार होता है कि ओरल लेक्चर होता है, जैसे अभी तो आपकी ऑनलाइन क्लास है, होपफुली नेक्स्ट सेमेस्टर से आपकी ऑफलाइन क्लास हो जाएगी, तो वहां पे जब टीचर, जब अभी तो है भाई आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, फोटो ले रहे हो, पीपीटी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो आपको जब टीचर पढ़ाएगा क्लास में, आपको नोट्स बनाने होंगे, है ना? तो नोट मेकिंग हर जगह ही बहुत ही यूजफुल और बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है? तो अगर हम डिफाइन करें नोट मेकिंग को, तो नोट्स आर ब्रीफ, कंसाइज एंड प्रेफरेबली रिटन इन थर्ड पर्सन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है नोट जो है, ठीक है? And notes are usually drawn from transient sources like lectures, oral discussion or so, but can also be drawn from written material. तो जैसा कि मैंने बताया कि oral discussion से जैसे lecture हो गया, उससे भी आप notes बना सकते हो, written material से भी you can make notes. And notes contain only relevant details. Note बनाते टाइम, note making करते टाइम हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमेशा relevant details ही हो, जितनी important details होगी वही आपको नोट मेकिंग में ऐड करना होगा, जितनी अनइम्पॉर्टेंट या इररिलेवेंट डिटेल होगी वो आपको लीव आउट करना है, ठीक है? देन दे इंक्लूड द इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है? तो आपको बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में आपको वो इंफॉर्मेशन जो है आपको इंक्लूड करना होता है, एज इन यू नो लाइक सपोज कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ 1 2 3 4 है ना, तो ऐसा नहीं है कि नोट मेकिंग करते टाइम पहले आपने पैराग्राफ 4 से नोट बना लिए, फिर पैराग्राफ 2 उठा लिया, ऐसा नहीं करना होता, आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस में बनाना होता है नोट, ताकि आपको भी बाद में जब आप रिवीजन करोगे, कुछ और करना है, कुछ और क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, तो आप इजीली वो चीज टैकल कर पाओ, इजीली डील कर पाओ, ठीक है? तो उसके लिए आपको सिस्टमैटिक ऑर्डर में, एक लॉजिकल ऑर्डर में आपको वो काम करना है, ठीक है? ऐसे पहले आपको पहले पैराग्राफ से आपको नोट्स बनाने हैं, फिर सेकंड पैराग्राफ में मूव करेंगे आप, है ना, एंड सो ऑन, ओके? देन अगर हम डिफाइन करें नोट मेकिंग को, या नोट टेकिंग भी बोलते हैं इसे, ठीक है? सो नोट टेकिंग is the activity of writing down notes out of a lecture, speech, discussion or so. The note taker needs to be quick in writing notes during the course of speaking. Speed also depends on the subject matter. ठीक है? तो आपको एक तो बहुत क्विक होना पड़ता है ना, बिकॉज नोट मेकिंग का क्या मतलब है भाई, ओरल डिस्कशन चल रहा है, आपको फटाफट नोट्स बनाने, यू हैव टू बी क्विक, है ना? और स्पीड बेसिकली सब्जेक्ट मैटर पे भी डिपेंड करता है, अगर सब्जेक्ट मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, तो स्पीड ऑब्वियसली विल गेट लोअर डाउन। कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट टेकर को ध्यान में रखना है, और उन्हें वही पॉइंट एक्चुअली बेसिकली इंक्लूड करना होता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको सिस्टमैटिक ऑर्डर में, एक लॉजिकल ऑर्डर में आपको वो काम करना है, ठीक है? ऐसे पहले आपको पहले पैराग्राफ से आपको नोट्स बनाने हैं, फिर सेकंड पैराग्राफ में मूव करेंगे आप, है ना, एंड सो ऑन, ओके? देन अगर हम डिफाइन करें नोट मेकिंग को, या नोट टेकिंग भी बोलते हैं इसे, ठीक है? सो नोट टेकिंग is the activity of writing down notes out of a lecture, speech, discussion or so. The note taker needs to be quick in writing notes during the course of speaking. Speed also depends on the subject matter. ठीक है? तो आपको एक तो बहुत क्विक होना पड़ता है ना, बिकॉज नोट मेकिंग का क्या मतलब है भाई, ओरल डिस्कशन चल रहा है, आपको फटाफट नोट्स बनाने, यू हैव टू बी क्विक, है ना? और स्पीड बेसिकली सब्जेक्ट मैटर पे भी डिपेंड करता है, अगर सब्जेक्ट मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, तो स्पीड ऑब्वियसली विल गेट लोअर डाउन। कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट टेकर को ध्यान में रखना है, और उन्हें वही पॉइंट एक्चुअली बेसिकली इंक्लूड करना होता है अपने नोट मेकिंग में, ठीक है? सो द नोट टेकर शुड रिकॉर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स और द पॉइंट्स हाइलाइटेड बाय द स्पीकर। तो जो स्पीकर है, जैसे ओरल डिस्कशन है, यहाँ पे ओरल लेक्चर है, तो अगर किसी जो भी स्पीकर है जो बोल रहा है, अगर उसने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बार बार एम्फोसाइज कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है कि यस दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, तो वो पॉइंट तो आपको बिल्कुल सही इंक्लूड करना है, ठीक है?
देन कीवर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू द टॉपिक. अगर कोई कीवर्ड है, कोई टर्म है टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी आपको नोट डाउन करना होगा. देन if there is diagrams, examples, definitions, formulae, calculations, relevant questions and source. Then here are certain points to remember while making notes. So सबसे पहले तो write quickly so that no important information is missed out. आपको बहुत quickly लिखना होगा ताकि कोई भी important information miss out ना हो. You need to include all the important information in your note making. Then you need to keep focused attention on the speaker. Then you can use symbols, abbreviations and short phrases. And this is a very important point of or part of your format. ठीक है, symbols, abbreviations जो है ये आपके note making के format का एक part है, which you have to use it. ठीक है, then rewrite the notes as soon as possible to make them complete. Then फिर से मैं थोड़ा सा revise करती हूँ, okay, define करती हूँ, okay, note making को. So the process of reading a text and preparing notes out of the reading is known as note making. ठीक है, आप कोई text read कर रहे हो और उसके बाद आप notes बना रहे हो read करने के बाद, तो it is known as note making. The person reads and understands the text thoroughly and writes down the key points in the form of symbols, abbreviation, words, phrases or so. तो जो भी जैसे टास्क दिया गया है नोट मेकिंग का, जो भी कर रहा है नोट मेकिंग, तो वो रीड करता है टेक्स्ट को, समझता है थॉरली, उसके बाद की पॉइंट्स को जो है वो लिखता है, जिसमें वो सिंबल्स का, एब्रिविएशंस का, वर्ड फ्रेजेस का वो यूज करता है. सो द एग्जांपल ऑफ सिंबल इंक्लूड्स द सिंबल ऑफ एंड. जैसे कि इसके लिए देखिए, एंड के लिए ये एम्परसैंड का सिंबल यूज होता है. ठीक है, ठीक इसी तरह परसेंट के लिए परसेंटेज का सिंबल यूज होता है. इसी तरह बहुत से सिंबल होंगे विच यू कैन यूज. ओके, अब एब्रिविएशन पे आते हैं. ठीक है, एब्रिविएशन के साथ क्या होता है ना स्टूडेंट्स की, एब्रिविएशन यहाँ पे जैसे कि जो एस्टैब्लिश्ड एब्रिविएशन है वो तो आप यूज ही कर सकते हो, इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी एब्रिविएशन बना के यूज कर सकते हो. ठीक है, और पेपर अगर आप चेक करोगे कोई भी लास्ट ईयर का जो आया था आपने देखा होगा, या और भी जैसे इंग्लिश BC में भी आया था, AECC में, तो उसमें जो है देते हैं कि मिनिमम 2 एब्रिविएशंस यू हैव टू राइट. ठीक है, तो मिनिमम का मतलब कम से कम 2 तो लिखना ही है, 2 से ज्यादा आपको लिखना है. ठीक है, मिनिमम के चक्कर में ये मत रहेगा कि बस 2 लिख दिया और हो गया काम, बस नहीं, यू हैव टू राइट मोर, है ना, कम से कम 8-10 तो लिख ही देना, तभी मार्क्स मिलेगा. ठीक है, सो एन एब्रिविएशन इज अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज. Abbreviations save the space and time and avoid the repetition of long words and phrases. For example, we use the abbreviation exam for examination, tech for technology, TV for television, MP for member of parliament, USA for United States of America, WHO for World Health Organization, etc. etc. फिर कुछ methods होते हैं note making. Sentence method, linear method and tabular method. ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है सेंटेंस मेथड और लीनियर मेथड, लेकिन टैबुलर मेथड भी क्योंकि एक मेथड है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं. और एग्जाम में जरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, बिकॉज वहां पे कभी कभी मेंशन किया होता है कि आपको किस मेथड से नोट मेकिंग करनी है ना. ज्यादातर सेंटेंस या लीनियर मेथड वहां मेंशन होता है, वहां पे स्पेसिफिकली लिखा होता है कि आपको इसी मेथड से नोट मेकिंग करनी है. ठीक है, तो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा, पढ़ना होगा क्वेश्चन ध्यान से, उसके बाद अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट द आंसर. सो सेंटेंस मेथड की अगर हम बात करें तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है, इजीएस्ट मेथड होता है, इससे ज्यादा आसान कोई मेथड हो नहीं सकता है. और इस मेथड को आप शुरुआत से करते आ रहे हैं, यू नो, यू आर डूइंग इट सिंस चाइल्डहुड, देयर इज नथिंग न्यू इन इट, बट बस ये है कि बस आपको प्रॉपर एक वर्ड मिल गया आज की डेट पे कि हाँ सेंटेंस मेथड होता है ये, अदरवाइज आपको इसके बारे में पहले से ही पता है. ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड्स ऑफ राइटिंग डाउन नोट्स. Even a person who does not know the technical way of preparing notes can also prepare notes with the help of this method. अगर कोई आपको तरीका नहीं पता है नोट्स प्रिपेयर करने का, तो भी उस इंसान को भी ये पता होगा ये मेथड. इवन लेमन पर्सन, एक आम आदमी को भी ये मेथड पता होता है, बिकॉज इट इज वेरी इजी. आपको सिंपली क्या होता है, सेंटेंस फॉर्म में 1 2 3 करके आपको नोट मेकिंग करना है, दैट इज इट, और कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, so she or he notes down the information in short and simple sentences. This method is quite useful for writing down notes when the topic is argumentative.
जैसे कि जब डिबेट का टॉपिक होता है तो हम क्या करते हैं 1 2 3 करके तो लिखते हैं ना, वहां पे सेंटेंस मेथड यूज होता है, ठीक है। तो जब टॉपिक आर्गुमेंटेटिव होता है, डिबेट टाइप होता है, तो उसमें ये मेथड काफी यूज होता है। एग्जाम्पल देती हूँ सेंटेंस मेथड का आपको, ठीक है। तो ये पैसेज है एक, प्योर इज द वाटर दैट कंटेन्स all essential chemical elements and minerals at levels which do not pose risk to health. Absolutely pure water is not found in nature. In fact, distilled water is undesirable for health. If not present in excess, certain salts and gases in solution make water more palatable. Many of the chemicals and substances may be naturally occurring in water, but the concentration is a key factor in distinguishing between a natural component and contaminant. Surface water and groundwater, though generally taken as separate resources, are interrelated. Surface water seeps through the soil and becomes groundwater. Conversely, groundwater can also feed the surface water sources. Surface water has the maximum potential for contamination. Contaminants can be natural or human induced. Natural water contaminants may originate from rocks in soil, while industrial discharge, urban activities, leaking fuel tanks, and toxic chemical spills are some examples of anthropogenic contamination, like surface water. Groundwater resources are vulnerable to contamination from many human activities. For example, when animal waste, fertilizers, herbicides, insecticides, and fungicides are applied to cropland, some may leach into the groundwater resources. अब सेंटेंस मेथड कुछ इस तरह किया जाता है, आपको नोट्स लिखना होगा इस तरह से, नोट्स कोलन, और आप कोई टाइटल भी दे सकते हैं, ठीक है। आप कोई टाइटल भी दे सकते हैं कि क्या टाइटल है इसका, ठीक। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 करके आपको नोट मेकिंग कर देना है, ठीक है। अब समझने वाली यहाँ पे एक चीज है, ठीक। और जैसे यहाँ लिखा है प्योर वाटर कंटेन्स केमिकल एलिमेंट्स एंड मिनरल्स, अब यहाँ देखा आपने सिंबल का यूज हो गया है, ठीक। अगला देखते हैं, डिस्टिल्ड अनडिजायरेबल फॉर हेल्थ। अब नोट मेकिंग है तो ऑब्वियसली बात है आपको शॉर्ट में ही लिखना है, पूरा कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ, ठीक है, बिकॉज यू आर मेकिंग नोट्स। देन concentration distinguishes BTW natural comps and cons। अब यहाँ देखिए मैंने जो एब्रिविएशन की बात करी थी कि आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो चीज दी हुई है BTW, ठीक, comps and cons। इसमें आपका कोई एब्रिविएशन नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको परमिशन होती है कि आप अपने हिसाब से एब्रिविएशन डिजाइन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक। अगला देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, सरफेस WTR, ये भी एब्रिविएशन यूज किया गया है, शॉर्ट फ्रेज, ठीक। मैक्स पोटेंशियल फॉर CON TON, अब यहाँ पे भी देखिए मैक्स भी आपका यूज हुआ है ना एब्रिविएशन, और ये भी आपका यूज हुआ है। देन फिफ्थ पॉइंट, नेचुरल कॉन्ट्स, ये देखिए यहाँ पे भी कॉन्ट्स हुआ है, यहाँ पे भी कॉन्ट्स यूज हुआ है। तो जब एब्रिविएशन में आप लिखेंगे तो सिर्फ एक ही जगह CON TS लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। रॉक्स एंड सॉइल्स, देन एंथ्रोपोजेनिक, industrial discharge, urban activities, leaking fuel tanks, toxic chemical spills. Seventh point, human induced, animal waste, fertilizers, herbicides, insecticides and fungicides. अब देखिए एब्रिविएशन सारे दे दिए हैं यहाँ पे। BTW का मतलब है between, comps is components, cons is contaminants, CON is contamination, WTR is water, max is maximum। आपको ठीक इसी तरह करना है, पहले आपको टाइटल देना है, फिर नोट्स लिखना है, फिर आपको 1 2 3 पॉइंट वाइज करना है। सेंटेंस मेथड में ऐसा होता है, फिर आपको एब्रिविएशंस लिखना है, ठीक है, बिकॉज इन सब के जब कॉम्पोजिट जब मिला लेंगे उसके बाद ही मार्किंग करी जाती है एग्जाम में, ठीक है। मेथड, ये था आपका सेंटेंस मेथड। अब लीनियर मेथड पे आते हैं। तो लीनियर मेथड क्या होता है कि ये भी सेंटेंस मेथड की तरह ही होता है, बस इसमें पॉइंट्स और सब पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे 1 है ना, तो 1 में आप 1A 1B 1C लिख सकते हैं, आप 1 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। पॉइंट्स क्या, आप सब पॉइंट्स भी लिखोगे, मेन पॉइंट तो होगा, साथ में सब पॉइंट, सब पॉइंट्स भी आपका हो सकता है, ठीक है। देन द राइटर राइट्स डाउन द मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स वर्टिकली। She or he records the information in a linear format down the page. She or he jots down the points in a sequence of numbers
and letters to show the relationship between the items. Only relevant points are incorporated in the notes. ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि सिर्फ relevant points जो होंगे वही आपको incorporate, वही आपको include करना होगा अपने note making में. अब इसका example देखते हैं linear method का, ठीक है? तो ये रहा passage आपके सामने. Today's youth want name, fame and affluence without putting in required efforts. They run after jobs and expect high salaries. They are not willing to start small business of their own. They can argue that it requires money, but banks are ready to fund their projects. The other argument can be that it requires practical knowledge, but one can work part-time or as an intern to some firm in order to gain practical knowledge. Government also provides training to the entrepreneurs willing to start their own business. One's own business can range from a grocery shop to coaching center, a computer institute, or so on. So one should not wait for an ideal job, rather think of starting one's own business. It may help them to lead a stable life and acquire a good career. Self-employment will also help to reduce unemployment. अब लीनियर मेथड, अब देखिए यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, ठीक है? आपको टाइटल इसी तरह देना होता है. टाइटल क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, द ओनली सोल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब नोट्स देखिए. लीनियर मेथड ठीक इसी तरह होता है. 1 है, 1.1, 1.2 इस तरह पॉइंट्स लिखते हैं, साथ में सब पॉइंट्स भी लिखते हैं. ठीक है? Today's youth wants 1.1 name, fame and affluence without efforts. 1.2 decent jobs and high salaries. Then point number 2 small BUS dot not interested. ये आया आपका abbreviation जो आपने डिजाइन किया. फिर third argue 3.1 needs money and prac knowledge. ये भी देखिए आपका abbreviation आया. 3.2 banks fund proj. ये भी आपने abbreviation डिजाइन करा. Then 3.3 GOVT dot training. ये भी आपका abbreviation आ गया. फिर fourth small BUS dot 4.1 ग्रोसरी शॉप, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर इंस्ट. ये भी देखिए एब्रिविएशन आ गया, आपने डिजाइन किया हुआ. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट shouldn't wait for ideal job, start BUS. ठीक. 6 point may help to 6.1 lead stable life, 6.2 acquire good career, 6.3 reduce unemp. ये भी आपका आ गया एब्रिविएशन. अब एब्रिविएशंस की लिस्ट में देखते हैं सारे वर्ड्स का क्या मतलब. BUS का मतलब बिजनेस था, प्रैक का मतलब प्रैक्टिकल था, प्रोज का मतलब प्रोजेक्ट था, GOVT का मतलब गवर्नमेंट था, इंस्ट का मतलब इंस्टीट्यूट था, अनएम का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट था. ठीक है, ये दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है. प्लीज क्वेश्चन करने से पहले एक बार पढ़ लेना कौन सा मेथड पूछा गया है आपसे, और अगर नहीं बताया गया है, कोई मेंशन नहीं किया है, तो फिर आप लीनियर या सेंटेंस मेथड से में से आप जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. फिर लास्ट मेथड आता है आपका जो कि है टैबुलर मेथड. इसमें बेसिकली क्या है, टैबुलर मेथड से समझ में आ ही रहा है आपको वर्ड से कि भाई टेबल्स बनानी है आपको, और उसमें आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है. बस टैबुलर फॉर्म में ये प्रेजेंट किया जाता है. दैट इज इट. ठीक है. सो दिस इज अदर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स. द राइटर ड्रॉज अ टेबल एंड फिल्स द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द कॉलम्स. एग्जाम्पल, ये पैसेज है. इलिटरेसी is a state of being unable to read and write. It is one of the main causes of poverty, which contributes in numerous ways. Firstly, the poor, because of meager income, is unable to afford quality education that prevents her or him from getting a high-paid job. She or he fails to make both ends meet and sends her or his children to work. Instead of going to school, they get engaged in low-paid jobs. This cycle continues for generations, and these poverty-stricken people fail to improve on their style of living. Secondly, illiteracy alienates a person from her or his rights and is exploited easily. Third, an illiterate person cannot use modern technology, which is a source of advancement. It also leads the person to poverty. अब टैबुलर मेथड आपका ये है. नोट, ये टाइटल सबसे पहले आपका इलिटरेसी द कॉज ऑफ पॉवर्टी. ठीक, फिर आपने टेबल फॉर्म में आपने बना लिया और इस तरह से आप लिखोगे. इलिटरेसी, अनेबल टू रीड एंड राइट, यहाँ पे देखिए सिंबल यूज हुआ है कॉज पॉव, ये आपने एक एब्रिविएशन यूज कर लिया है. ठीक है. meager income, can't afford quality edu, ये भी आपने एब्रिविएशन यूज कर लिया है. no high paid jobs, send children to work, engaged in low paid jobs, leads to poverty, cycle can't dot, ये भी एब्रिविएशन आपने यूज कर लिया है. fails to improve, alienates from rights, exploited easily, can't use tech, ये भी आपने एब्रिविएशन यूज कर लिया. source of advancement, अब सारे एब्रिविएशन देखते हैं क्या है. edu is education,
Cont is continuous, tech is technology and power is poverty. That is it. And that's all about note making. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है note making. ठीक है, extremely easy topic है ये, इससे ज्यादा आसान कोई topic नहीं है. ठीक है, इसके बाद में लास्ट जो टॉपिक है आपका वो मैं स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, राइटिंग स्किल्स. ठीक है, राइटिंग स्किल्स. ठीक है, तो इसके बारे में मैक्सिमम चीजें हम लोग कर ही चुके हैं. ठीक है, बस थोड़ा सा इस पे और फाइनल टच देना है मुझे. ठीक है, तो राइटिंग बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है बेटा फॉर्मल और ऑफिशियल पर्पस के लिए. ठीक है, जहां तक ओरल कम्युनिकेशन की बात है, आप कहीं पर भी कोई भी कर सकता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी बोल सकता है. बट अगर हम राइटिंग की बात करें तो इसके लिए लिटरेट स्किल का होना जरूरी है. यू हैव टू बी लिटरेट. ठीक है, और राइटिंग बेसिकली फॉर्मल और ऑफिशियल पर्पस में इंपॉर्टेंट होती है. राइटिंग की हेल्प से आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, है ना, और कोई भी चीज अगर आपको प्रिजर्व करनी है ना, कोई चीज अगर आप बाद में देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप थ्रू राइटिंग यू कैन प्रिजर्व इट. ठीक है, सो राइटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मल एंड ऑफिशियल पर्पस. इट ऑल्सो हेल्प्स डॉक्यूमेंटिंग लिटरेचर, स्टोर इंफॉर्मेशन, मेंटेन रिकॉर्ड्स, preserve linguistic heritage, etc. Preservation of text and information requires documentation. Linguistic heritage has survived because of written records. To be an effective writer, one should not only have ideas but should also know how to put those ideas on paper using proper words and phrases. ठीक है, अब अगर आपको effective writer बनना है, you have to write something effectively. तो for that जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ आइडियाज ही हो. भाई आप वो आइडियाज को कैसे पेन पेपर पे लिखते हो, प्रॉपर वर्ड्स यूज करते हुए, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सिर्फ आइडिया होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना. यू हैव टू यूटिलाइज दोज आइडियाज बाय राइटिंग इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. सो टू बी एन इफेक्टिव राइटर, वन शुड नॉट only have ideas but should also know how to put those ideas on paper using proper words and phrases. If words and phrases are not used according to the need, aim, circumstances and person whom you are addressing, the writing can have the effect which is least intended by the writer. तो अगर आपने कहीं पे सही वर्ड नहीं यूज किया, कहीं फ्रेज नहीं सही यूज किया, है ना, अगर आप नीड, एम और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अगर आप नहीं वर्ड्स यूज कर पाए, तो फिर जो भी आप लिख रहे हैं उसका मतलब बिल्कुल से फ्यूटाइल है, मीनिंगलेस है ना. जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, दैट विल नेवर बी रियलाइज्ड बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग words and phrases according to the aim, needs, circumstances and the person whom you are addressing. So you need to be very cautious regarding use of words. Then talking about documentation. Okay, so documentation is a limited part of the larger linguistic skill called writing. Writing का एक part है documentation. ठीक है, writing का एक part है. अगर किसी ने Venn diagram पढ़ा होगा, set पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, वो नहीं होता सम A is B and, है ना, सम but all B is A. तो कुछ इस तरह से है कि all documentation is writing but all writing is not documentation. ठीक है, so documentation is a limited part of the larger linguistic skill called writing and it is mainly used for recording and storing formal information. Therefore, for the purpose of linguistic skills, we shall be using the broader term writing here instead of documentation. It is necessary, therefore, that a writer chooses proper words and expressions to formulate coherent sentences to express oneself. Process of writing की बात करते हैं. ठीक है, so as writing is a process, therefore it usually follows certain levels. ठीक है, तो pre-writing, writing and rewriting. ठीक है, pre-writing, writing and rewriting. अब प्री राइटिंग की बात करते हैं. तो अगर प्री राइटिंग की बात करेंगे तो आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि प्री राइटिंग मतलब राइटिंग से पहले जो चीज की जाती है. राइटिंग से पहले क्या होती है, आप प्लानिंग करते हो कि आपको क्या लिखना है, क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है. ठीक है, और वहीं से एक्चुअल प्रोसेस आपका राइटिंग का स्टार्ट हो जाता है भाई, बिकॉज प्लानिंग इज ऑल्सो प्रोसेस, राइट. सो प्री राइटिंग और प्लानिंग इज अ प्रोसेस व्हिच कम्स बिफोर द एक्चुअल राइटिंग बिगिंस. While writing any document, it is presumed that there must be something very significant that needs to be said to a particular audience and reader. जब भी आप कोई चीज लिखते हो, है ना, तो उससे पहले आपको
ये चीज पता होनी चाहिए कि आप क्या आपको इंक्लूड करना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑडियंस कौन है, रीडर कौन है, बिकॉज फिर आप अकॉर्डिंगली प्लान करते हो अपना राइटअप, ठीक है. So therefore there are certain significant aspects that one must ponder over before one begins writing. So कुछ points हैं that you should keep in mind while writing. So we should keep in mind the following points while writing. सबसे पहला तो यही है कि one should figure out the aims and goals of writing. सबसे पहले आपको अपने राइटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप क्यों लिख रहे हैं, आप क्यों लिख रहे हैं, क्या गोल है आपका राइटिंग का, क्या ऑब्जेक्टिव है ना, और कैसे रियलाइज करेंगे इस ऑब्जेक्टिव को. सो वन शुड फिगर आउट द एम्स एंड गोल्स ऑफ राइटिंग. वन शुड मेक श्योर दैट व्हाई वन इज राइटिंग, क्यों आप लिख रहे हैं इसका पता होना जरूरी है आपको. वन शुड कंसिडर द रीडर्स एंड ऑडियंस. Suppose one is writing a manual of washing machine, then it is advisable that one should not use too much scientific jargon, as the intended readers may not have any knowledge about scientific terminology. ठीक है, तो आपको हमेशा ऑडियंस का ध्यान रखते हुए लिखना होगा या बोलना होता है, ठीक है. तो आपको रीडर या ऑडियंस के हिसाब से आपको काम करना होता है. जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, है ना, कि जैसे अगर आप वॉशिंग मशीन का मैनुअल लिख रहे होगे, है ना, तो वहां पे अगर आप टू मच साइंटिफिक वर्ड्स यूज करोगे, साइंटिफिक जार्गन यूज करोगे, तो जो भी इंटेंडेड रीडर है और भाई वॉशिंग मशीन कौन इस्तेमाल करता है, हाउसवाइफ्स, है ना, होम मेकर्स, तो जरूरी नहीं कि उन्हें साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी सारे वर्ड्स की पता हो, ठीक है. इसीलिए एडवाइजेबल होता है कि आपको सिंपल वर्ड्स लिखना है और आपको बहुत ज्यादा साइंटिफिक जार्गन नहीं लिखना है, बिकॉज जो भी इंटेंडेड रीडर है उसको साइंटिफिक नॉलेज टर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी. Then one should gather all the available information and data on the subject one decides to write on. और आपको सारी जो भी available information है जिस टॉपिक पे आप लिखने वाले हैं, है ना, वो आपको इकट्ठा करनी होगी, वो आपको कलेक्ट करनी होगी, ठीक है. One should then determine the style, that is the way one arranges one words. इकट्ठा करने के बाद सारा डेटा इंफॉर्मेशन आपको डिटरमाइन करना होगा स्टाइल की, किस तरह से आप वर्ड्स को अरेंज करके लिखें, ठीक है. The same data can be used by different individuals to produce different documents, even though they may intend to write for the same audience. Therefore, before getting into writing, one should also decide on and choose one style of writing. Pre-writing के बाद next stage आता है आपका writing का, ठीक है. तो अब जब सारी information आपने collect कर ली है, डेटा इकट्ठा कर ली है, तो उसके बाद और आपने ऑब्जेक्टिव है, स्टाइल है, सब कुछ आपने ऑडियंस सब कुछ सेट हो गया आप, ठीक. तो अब आप एक्चुअल प्रोसेस राइटिंग का स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक. सो वंस द relevant information and data has been gathered and the objective, style and the readers of writing are set, one can launch oneself into the actual process of writing. In this phase of writing, one should organize writing in such a manner that the readers can comprehend it easily. और आपको writing के phase में, writing के process में आपको आपको इस तरह से राइटिंग को ऑर्गेनाइज करना होगा, है ना, कि रीडर्स को आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाए. Therefore, it is very important to write from a reader's point of view and also to assert in the logical sequences maintained while writing. तो इसीलिए आपको रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है, ठीक है, और लॉजिकल सीक्वेंस भी आपको मेंटेन करना है लिखने के दौरान. फिर प्री राइटिंग के बाद आता है लास्ट फेज जो है, लास्ट लेवल राइटिंग का, जो कि है री राइटिंग. अब इसमें क्या है, आप लिख चुके हो सब कुछ, अब यहाँ पे आप रिव्यू करोगे कि आपने क्या लिखा है. आप अगर कोई एडिटिंग पॉसिबल है तो एडिटिंग करोगे, फिर अपना फाइनल ड्राफ्ट आप रेडी कर दोगे, ठीक है. सो वन वे रिव्यू राइटिंग एंड एडिट इट, एंड इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सक्सेसफुल राइटिंग. दिस स्टेप रिक्वायर्स दैट वन रिवाइजेस द रफ ड्राफ्ट एंड एडिट्स इट. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है. So it is remarkable to note that writing is not a sequential process, but the steps are a kind of cyclical ones. This is extremely important point, ठीक है. तो writing जो है कोई sequential process नहीं है कि भाई पहले प्री राइटिंग आया, राइटिंग आया, फिर रीराइटिंग, बस बात खत्म. Cyclical process. क्यों? क्योंकि आप किसी भी आप स्टेज पे वापस जा सकते हो, है ना. अब जैसे सपोज जब आप राइटिंग के आप जब सेकेंड लेवल पे जब आप आते हो राइटिंग पे, अगर मान लो आप कोई इन्फॉर्मेशन जो आप लिखना भूल गए थे प्री राइटिंग वाले फेज में, तो आप वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो, आप कभी भी किसी भी स्टेज पे आप वापस जा सकते हो. तो इसलिए जो प्रोसेस है वो साइक्लिकल है, सिक्वेंशियल नहीं है, ठीक है. सो इट इज रिमार्केबल टू नोट दैट राइटिंग इज नॉट अ सिक्वेंशियल प्रोसेस,
but the steps are a kind of cyclical ones. One can go to a particular stage and then come back to the previous one or the next one as per requirement. आप किसी भी stage पे कभी भी जा सकते हैं, आप previous stage पे भी जा सकते हैं और आप later stage पे भी जा सकते हैं as per your requirement. After writing, a writer may think that he or she should include another perspective in the main part. ठीक है? Then one will have to go back to the pre-writing part and then to writing. अब समझिए लिखने के बाद, writing के बाद, suppose अगर आप writer के दिमाग में कोई बात आई है ना, और उसे लगा कि अरे मैं तो ये भी इंक्लूड कर सकता हूँ, ये पर्सपेक्टिव भी ऐड कर सकता हूँ मेन पार्ट में, फिर उसके लिए आपको वापस प्री राइटिंग पार्ट पे जाना होगा, फिर राइटिंग पे आपको आना होगा. तो इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस एंड एनी टाइम यू कैन गो टू एनी पर्टिकुलर स्टेज. Then similarly, after revising, one may visit the initial part to check whether the purpose of writing is being fulfilled or not. तो ठीक इसी तरह आप रिवाइजिंग के बाद भी आप फिर से इनिशियल पार्ट पे जा सकते हो और आप देख सकते हो कि भाई जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपने इंक्लूड किए थे, नहीं किया था, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, वो रियलाइज फाइनली हुआ है या नहीं हुआ. अब राइटिंग प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं. अंडरस्टैंडिंग द राइटिंग प्रोसेस. When you look at a book, you do not see the process the writer used to make it. अब जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो, है ना, तो आप ये थोड़ा दिमाग लगाते हो कि भाई राइटर ने ये प्रोसेस यूज किया होगा बुक लिखने में. भाई आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आप जब उसको लिखते हो, पढ़ते हो और समझते हो, बस हो गया काम. ठीक है. तो व्हाट यू सी इन प्रिंट माइट नॉट बी मच लाइक द फर्स्ट प्लान फॉर द बुक. जो आप प्रिंट फॉर्म में देख रहे हो, फाइनल वर्जन देख रहे हो, तो वो फर्स्ट प्लान फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं रहा होगा बुक, है ना. उसमें बाद बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, बहुत बार री रिटन किया गया होगा वो चीज, बहुत सारी रीराइट हुआ होगा, है ना. So the author might have rewritten many times. The writing process is often divided into 5 stages. ठीक है. अब एक्चुअल जब आप प्रिंट फॉर्म की बात कर रहे हो कि हाँ बुक पब्लिश हो रही है, बुक प्रिंट हो रही है, तो वहां पे जो राइटिंग प्रोसेस है वो 5 स्टेजेस में डिवाइड होता है. ठीक है. एंड देयर इज नॉन करेक्ट वे टू राइट. और ये है वो 5 मेथड्स. ठीक है. 5 लेवल. सबसे पहले प्री राइटिंग है, ये तो हम देख ही चुके हैं. तो इन दिस स्टेज यू प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू राइट. You choose a topic, identify your audience and purpose, brainstorm ideas and organize information. तो ये वही है जो हमने पहले किया प्री राइटिंग में. ठीक है. आप प्लान करते हो कि आप क्या लिखने वाले हो, आप टॉपिक चूज करते हो, ऑडियंस आइडेंटिफाई करते हो, पर्पस अपना डिफाइन करते हो, आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करते हो, सोचते हो, फिर आप ऑर्गेनाइज करते हो इंफॉर्मेशन. अब प्री राइटिंग के बाद आता है राइटिंग या ड्राफ्टिंग. ठीक है. ड्राफ्टिंग या राइटिंग एक ही चीज है. ठीक है. So in this stage, you write your ideas in sentences and paragraphs. Follow your pre-writing plan to write a final draft of your composition. Drafting के बाद या writing के बाद आता है revising या rewriting. ठीक? So this stage is the first part of editing your writing. You may work by yourself or with a partner or a group. Make changes that will improve your writing. फिर आता है, क्योंकि हम प्रिंट वर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसलिए हम प्रूफ रीडिंग करते हैं इसके बाद. सो इन दिस स्टेज यू फिनिश योर एडिटिंग बाय पॉलिशिंग योर वर्क. चेक फॉर एरर्स इन ग्रामर, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन. मेक अ फाइनल कॉपी ऑफ योर कॉम्पोजिशन. उसके बाद आप फाइनली पब्लिशिंग के लिए दे देते हो. तो फाइनली यू चूज अ वे टू प्रेजेंट योर वर्क टू एन ऑडियंस. यू मे वांट टू ऐड पिक्चर्स, मेक अ क्लास बुक और रीड योर वर्क अलाउड. ठीक है. अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ राइटिंग. Types of writing. So while writing, one has to decide the way one should present ideas, thoughts, information, etc. according to the need, circumstances and the people one is addressing. ये है 4 टाइप. वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हम लोगों ने ब्रॉडली इन 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. ठीक है. So there can be many kinds of writing, but we can classify it in 4 broad categories. They are descriptive writing, narrative writing, expository writing and argumentative writing. Descriptive writing की बात करते हैं. Descriptive writing में बेसिकली आपको एक कोई पर्टिकुलर इवेंट, प्लेस, पर्सन को आप या प्रोसेस को आपको कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करना है, कुछ ऐसी पिक्चर क्रिएट करनी है कि रीडर के माइंड में ऐसा लगे कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, सच में रियल में हो रहा है. एक विविड पिक्चर जो है रीडर के माइंड में फॉर्म हो जाए. So descriptive writing refers to the kind of writing where we describe a person, place, process or thing in such a fashion that a vivid picture is formed in the reader's mind. It is essential that when one is describing a real object, person, place or process, one should pay close attention to all the details that will help the reader visualize what is being described
thereby making communication successful. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई रियल ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस या प्रोसेस को जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो, अच्छे से जब आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो आपको सारे डिटेल्स आपको लिखना होगा, कि माइन्यूट डिटेल्स आपको देनी होगी, बिकॉज उसी की हेल्प से, उन्हीं डिटेल्स की, हर एक माइन्यूट डिटेल्स की हेल्प से ये जो रीडर है वो विजुअलाइज कर पाएगा कि क्या डिस्क्राइब किया गया, और फिर इसी तरह से आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो सक्सेसफुल हो पाएगा. So when one is describing an imaginary object, person, place or process, then the writer should have a vivid imagination that will help him or her imagine each and every detail and describe it so that the reader feels that it is a real thing, person, etc. अब इसी तरह जब आप imaginary object को describe कर रहे हो, है ना, कोई person है, कोई place है, कोई process, कोई भी imaginary चीज है ना, तो फिर जो राइटर है उसका एक विविड इमेजिनेशन होना चाहिए, जिसकी हेल्प से वो एक चीज, माइन्यूट डिटेल्स को वो इमेजिन करके वो लिखे पेपर पे, ताकि रीडर को फील कर हो कि हाँ ये बिल्कुल रियल है, ये चीज या रियल पर्सन के बारे में बात हो रही है. एग्जाम्पल है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का. The statue was covered with a huge polythene sheet so that it could be protected from sun, rain and dust. It was a well-built grey stone structure of a man riding on a brown horse. The eyes of man seemed to be flashing with a victorious feeling of defeating the enemy. The haunting sounds coming from the background of the house made a shrieking entry into the living area of the huge stone and brick mansion. The red velvet sofa and the black plastered walls were covered with airy cobwebs. 4 dark figures with glistening eyes seated themselves on the cushiony sofa sets and stared aimlessly at the dark wall facing them. ठीक है, तो आपने इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि कितना डिटेल में डिस्क्राइब की गई हैं चीजें, है ना, कि आपके दिमाग में एक पिक्चर जो है क्रिएट हो गई है कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा चीज है, हर माइन्यूट डिटेल को कवर किया गया है यहाँ पे डिस्क्राइब करते समय. दूसरा एग्जाम्पल एक पोएम का. For a change, let us have an example of descriptive writing from poetry. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights and sawdust restaurants with oyster shells. तो यहाँ पर भी आपने ध्यान दिया होगा कि एक एक माइन्यूट डिटेल्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और ठीक इसी तरह कुछ आपको करना होगा जब आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी होगी, ताकि जो भी रीडर होगा, जो भी ऑडियंस होगा, उसके दिमाग में एक विविड पिक्चर क्रिएट हो जाए और उसे बिल्कुल से रियल चीज की बिल्कुल फीलिंग आए कि एज इफ उसने रियल में खुद से ये सारी चीजें देखी. ठीक है, कुछ टिप्स हैं इफेक्टिव राइटिंग के लिए, इफेक्टिव डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए. So here are certain tips to do effective descriptive writing. So you use adjectives and other words or expressions which may help in giving details. तो adjective से आप क्या बताते हो, आप क्वालिटी बताते हो किसी चीज की ना, आप डिफाइन करते हो कोई वर्ड, डिस्क्राइब करते हो, तो आपको adjectives यूज करना होगा अगर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हो, बिकॉज तभी एक आप रियल पिक्चर आप क्रिएट कर पाओगे किसी भी चीज की. ठीक है, so use adjectives and other words or expressions which may help in giving details. Use descriptive words which help your writing to move and progress in addition to adjectives, like adding adverbs and other describing words. Make your presence felt in the scene created through descriptive writing. अब ये है, ये आप अपने लिए, आपके लिए एज अ टास्क मैं दे सकती हूँ कि आप इसे लिखेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे. ठीक, so write a descriptive paragraph on your freshers party in the college or farewell party in school. And you have to keep in mind to add minute details to recreate the scene and focus on elaborate fine points so that the reader of your writing should be able to visualize the creative image of the party. फिर narrative writing पे आते हैं. narrative word से समझ में आ रहा है कोई चीज नरेट करी जा रही है ना. जब आप नरेट करते हो कोई चीज तो आप क्या कर रहे होते हो, प्राइमरी स्टोरी की तरह आप बता रहे होते हो, है ना. जब स्टोरी टेलिंग हम करते हैं, क्या करते हैं, वी आर नरेटिंग. ओके, सो व्हेन वन इज नरेटिंग, one is primarily telling a story. In other words, when one has a story to tell, one uses narrative writing. किसी भी स्टोरी को बताते टाइम, है ना, हम narrative writing का ही यूज करते हैं. नरेशन में बेसिकली क्या होता है, जब आप narrative writing कर रहे हो तो उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, आप सिर्फ डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते हो कोई चीज, है ना. जो भी narrative writing होती है, पर्टिकुलरली कोई डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई पर्सपेक्टिव को शो करते हुए ये लिखा जाता है. So narration is not merely description.
It is different from descriptive writing in the sense that a narrative is written from a definite point of view. You have witnessed a particular incident and you are asked to write about it. आपने कोई एक witness किया है कोई incident और अब आपको बोला गया कि इसके बारे में लिखिए. तो अगर आप सिंपली डिस्क्राइब कर रहे हो इंसिडेंट माइन्यूट डिटेल्स के साथ तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगा. लेकिन अगर आप जब नैरेटिव राइटिंग कर रहे हो तो आपको उस इंसिडेंट को रिलेट करना होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. सो इफ यू आर सिंपली डिस्क्राइबिंग द इंसिडेंट then it is descriptive writing. But if you are writing a narrative, then you need to relate the incident from a particular point of view. Suppose the incident that you witnessed is a road accident. अब आपने जो incident witness किया अभी suppose करते हैं कि वो एक road accident का था. ठीक. जब आप narrate कर रहे होंगे incident तो आपको सारा perspective आपको add करना पड़ेगा in terms of urgency which makes people violate the traffic rules, or you can take a perspective of how rash driving was the cause of the accident. तो आपको हमेशा narrative writing के समय हमेशा आपको एक perspective, एक point of view भी present करना होता है. ठीक है. So when you are narrating the incident, then you can take a perspective in terms of the urgency which makes people violate the traffic rules, or you can take a perspective of how rash driving was the cause of the accident. It may also be noted that one of the or it may also be said that one of the drivers had a family problem and he was mentally disturbed while driving. तो ये आप एक perspective show कर रहे हो, आप एक point of view अपना present कर रहे हो. As he was driving, he was thinking of something else and his mental disturbance caused the accident. When the writer takes a perspective and writes from that point of view, then it happens that the readers find something new in writing and get involved in the narrative. Example है narrative writing का. 3 little children were walking down a dark alley. They saw an assemblage of many sturdy young men. They were construction workers who were working overtime to get their job done. The children were fascinated to see the men doing their job done efficiently. All men were humming a beat in unison and were working in coordination. As the children approached them, they stopped working and stared at the innocent threesome fascinatedly. They called the little ones near them and asked what made them wander at the odd hour in a lonely place. After getting sympathetic looks from the strangers, the children felt a sigh of relief. Now they could share the burden of their aimless wandering after being separated from their parents. In narrative writing, a writer should use all the conventions of storytelling, such as plot, character, setting, dialogue, climax, and ending. The narrative writing में हमेशा जितने भी rules and regulations, जितने conventions हैं storytelling के, वो सारी आपको use करने पड़ेंगे. जैसे कि आपको प्लॉट के बारे में बताना है, कैरेक्टर के बारे में बताना है, सेटिंग के बारे में बताना है, डायलॉग के बारे में बताना है, क्लाइमैक्स के बारे में बताना है और एंडिंग के बारे में आपको बताना है. A good writer can make an ordinary thing look extraordinary with her or his power of language, as a good painter or a photographer helps us see beauty in ordinary things and see the world around us with new eyes. While narrating an incident or a happening, it is not necessary that the writer narrates the incident in a chronological order. He/she may make a permutation and combination of the incidents during the course of the event so that when the readers read the narrative, they feel involved in it. For example, if one is narrating an incident of an accident, then she or he may start with the outcome of the accident when one of the drivers is in the hospital in an unconscious state. And then from there she or he can present the whole incident in flashback. ठीक है. तो narrative writing में जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि आपको chronological order में नहीं, जरूरी नहीं कि आपको chronological order में ही आपको narrate करना है. ठीक है. आप permutation combination use करके आप event को आप narrate कर सकते हैं. ठीक है. So that इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो audience होता है वो interested feel करता है, involved feel करता है आपकी writing में. ठीक है. And as a mode of writing, the narrative approach more than any other offers a writer the chance to think, imagine and write about what she or he thinks.
अब ये एक इनकम्प्लीट स्टोरी है, सस्पेंस स्टोरी, इसे आप कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है? So an incomplete suspense story is given here. Read it carefully and complete it by giving it a suitable title. It was Friday, 13th. For many people, the combination of a Friday with the 13th is the unluckiest. Everyone knew that something horrible was going to happen. But it was her mother, who never believed in superstitions. Seema came out of the house unwillingly and went out to buy some vegetables from market, which was pretty far, as she had taken a few steps from her home suddenly. Tick, dot, dot, dot. अब you have to complete it. Then expository writing की बात करते हैं, जो कि third type of writing है, ठीक? So expository writing is the most frequently used mode of writing. Expository writing includes explanations of chemical reactions, classification of plants, animals, or chemical substances, descriptions of causes of natural disasters, and comparisons of writing styles of different authors, to name just a few. As expository writing calls for logical analysis, therefore, it is necessary to present ideas logically and weave sentences together in a smooth way. In expository writing, the writer's primary aim is to explain, describe, give information and or inform, and it is always done in the third person. This is important कि expository writing को भी हमेशा third person में भी लिखा जाता है. कुछ different types हैं आपके expository writing के. So here are different types of expository writing. तो सबसे पहले तो ये है कि definitional. So the writer explains the meaning of a word, term or concept. The topic can be a concrete subject or it can be an abstract term. For example, photosynthesis. Next है आपका classification. इसमें क्या है कि the writer aims at classifying a broad subject or idea into categories and groups. Example, writing and its type. इसमें basically क्या होता है कि आप चीजों को classify कर रहे हो, आप divide कर रहे हो, है ना? जैसा कि अभी जब हम writing के बारे में कर रहे थे तो हमने क्या किया, writing and its type. तो ये भी आपका expository writing में आ जाएगा. फिर है comparing and contrasting. So the writer describes the similarities and differences between two or more people, places or things. Generally speaking, comparison contrast expository writing has two subjects which are compared and contrasted. Comparison and contrast focuses on strengths and weaknesses of something or advantages and disadvantages of something. Example, compare narrative and descriptive writing. इसमें basically दो चीजों का compare और contrast हो रहा होता है, ठीक है? फिर आता है आपका cause and effect. So the writer explains how things affect each other or depend on each other. A cause-effect writing serves one of the two purposes. Either it shows the effects of an event or explains the causes of an event. In other words, cause and effect writing aims at explaining why things happen and what happens as a result. Example, pollution and its causes. फिर है how to, essays or process essays. So the writer exposits a procedure, step-by-step process, or how to do something to instruct the reader. Example, how to bake a sponge cake. Then, example है आपका expository writing का, ठीक है? इसका title ये है कि Dreams for One's Country. So, if fishes had wings, then more humans would have been flying in the sky than the variant birds fluttering their feathers. यहाँ पे spelling mistake है थोड़ा. Sorry, editing मैंने disable करके रखा है, इसलिए नहीं हो रहा, ये feathers है, ठीक है? This is also believed that dreams are the mandatory first and first step to take the next one towards accomplishment. Since it is different to be human, therefore, some people may have higher dreams, not restricted to themselves. They may think about their society in which they live, their community, or their country. Such people consider their life not of theirs alone, or their families, but of their nation. They believe in the dictum, who lives if India dies, who dies if India lives. And this you can be, you can expand further. Then expository writing is the most frequently used mode of writing, and it is different from other kinds of writing. And as one does not try to analyze facts in this kind of writing, but presents it in such a logical manner that the reader get all the required information and can decide themselves the course of action. ठीक है, तो यहाँ पे
आपको एनालाइज नहीं करना है चीजें, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना है, आपको बस एक जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको लॉजिकल मैनर में, लॉजिकल फॉर्म में आपको ऑर्डर में आपको अरेंज करके बताना है, प्रेजेंट करना है, ताकि रीडर जो होगा उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए और उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर पाए। टिप्स हैं कुछ एक्सपोजिटरी राइटिंग लिखने के लिए। So here are certain tips to write expository writing. So expository writing is neither swayed by emotional outpouring or nor motivated by narrative storytelling nor by arguments that lead them to think in the way the writer thinks. तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें इमोशनल आउटपोरिंग की जरूरत नहीं है, आपको बहुत इमोशनल नहीं होना है, ना ही आप जो भी नैरेटिव स्टोरी टेलिंग है उससे आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो, है ना। और जो भी आर्गुमेंट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं उसमें आप वैसा नहीं सोचोगे जैसा राइटर सोच रहा है, बल्कि इसमें आप अपना एक अलग जो है आप वे में आप सोचोगे जो आप डिसाइड करते हो, बिकॉज यू आर द वन हु इज डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, सो ट्रांजिशंस प्रोवाइड organization to the writing and also helps the reader understand the writing in a better fashion. And here writing is arranged in paragraphs and it is tried to have different ideas in different paragraphs. ठीक है, पैराग्राफ में लिखना होता है और ध्यान रखेंगे कि डिफरेंट आइडिया जो है वो सेपरेट पैराग्राफ में प्रेजेंट किया हो। अब ये है आपके लिए एक टास्क जो आप करेंगे, एक एक्टिविटी है। So your department is organizing some inter-college competitions. You have to make a list of the events and write the rules for each. Then argumentative or persuasive writing. This is the last type of writing. So in argumentative or persuasive writing, a writer aims at convincing the readers to agree with the facts, values, arguments, and conclusions presented by the writer. The main idea is proved by the writer through logical arguments. The counter arguments are also presented to refute them. तो जैसा कि हम डिबेट वगैरह में नहीं देखते हैं, ग्रुप डिस्कशन में नहीं देखते हैं, है ना, तो वहां पे बेसिकली आर्गुमेंटेटिव या पर्सुएसिव राइटिंग करी जाती है। ठीक है, वहां पे जो राइटर होता है ना, वो कन्विंस करता है रीडर को कि वो उसके जो भी वो प्रेजेंट कर रहा है फैक्ट, वैल्यू, आर्गुमेंट, उससे वो अग्री करे। ठीक है, और उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई वो बकवास बात करता है, एक लॉजिकल आर्गुमेंट प्रेजेंट करता है, सही बात लॉजिकली वो प्रेजेंट करता है। ठीक है, argumentative writing proceeds very much on the lines of a debate. In many cases, the writer takes recourse to such writing to persuade and convince the readers to adopt the writer's way of thinking. Therefore, in argumentative writing, a writer should start by stating the issue, which is usually the main idea of writing. कुछ tips हैं argumentative या persuasive writing लिखने के लिए. So the main idea needs to be developed carefully in the body of the writing by providing relevant statistics, facts, expert opinions in terms of quotations and paraphrasing, historical examples, anecdotes if necessary, etc. so that the argument is strong and believable. अब आपको argument आप अपना कैसे strong बनाओगे, कैसे आप उसे believable बनाओगे कि अगला बंदा उसे समझे कि हाँ ये सही बात है, मैं उसे मुझे believe करना चाहिए। उसके लिए आपको जो करेक्ट डेटा है, करेक्ट फैक्ट है, स्टैटिस्टिक्स है ना, कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन है उस चीज के बारे में, कोई कोटेशन है, कोई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है, कोई एनेक्डोट है, इन सब की हेल्प से आप अपना जो है आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग और बिलीवेबल बना सकते हो। तो यू हैव टू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स टू मेक योर आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग एंड बिलीवेबल। As the objective is to convince the reader that the position taken is justified and needs to be taken seriously. Therefore, the writer must take care to present the evidence and other details in such a logical manner that the reader gets convinced that the writer is justified in his or her thought process. So it is important that the writer plans the arguments carefully before he or she starts writing. And you have to remember certain things, that you should do while writing argumentatively. So in argumentative writing, one should avoid emotional language as far as possible, as the emotions may take the readers feel that you cannot logically prove your arguments and therefore you have taken recourse to emotional language. तो argumentative या persuasive writing करते टाइम आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको emotional language नहीं यूज करना है. You have to avoid it. Because अगर आप emotional language यूज करोगे, आप डेटा फैक्ट नहीं प्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो कि आप बेसिकली आप, इसका मतलब ये होता है कि आप लॉजिकली अपने पॉइंट को नहीं प्रूव कर पा रहे हो, है ना. फिर अगर आप लॉजिकली प्रूव नहीं कर पा रहे हो, आप इमोशनल ग्राउंड की अगर आप हेल्प ले रहे हो, तो नोबडी इज गोइंग टू बिलीव इन यू. ठीक है,
So it's better to avoid emotional language. Then it is always important to cite the sources in argumentative writing as that makes writing authentic. तो जैसे अगर आपने कोई कोटेशन ही लिया है तो आपको जहां से आपने वो कॉपी किया है ना वो आपको सोर्स बताना होगा. आपने कोई एग्जाम्पल दिया, आपने कोई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिया, आपने कोई एनेक्डोट दिया या कोई डेटा उठाया आपने, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसका सोर्स क्या है, आपने कहाँ से लिया है. बिकॉज तभी आपकी राइटिंग को ऑथेंटिक माना जाएगा, तभी लोग बिलीव करेंगे व्हाट यू हैव रिटन. अदरवाइज नोबडी इज गोइंग टू बिलीव इन यू. Then one should sequence one's writing logically, as that helps the reader in gaining confidence in your thought process and agree to what you have written. आपको अपने सारे आर्गुमेंट जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसे आपको लॉजिकल सीक्वेंस में आपको प्रेजेंट करना है, लिखना है आपको, ठीक है. तभी आप रीडर का कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे और फिर आपका एक थॉट प्रोसेस एक सही तरह से एक फ्लो में निकल के बाहर आएगा, ठीक है. Then facts and figures given to prove one's point must be genuine and authentic only. Then it will generate trust in the written opinion and the writing can serve its purpose. जो भी आप facts figure आप use कर रहे हो अपने point को prove करने के लिए, वो genuine होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, वो authentic होनी चाहिए. Because अगर वो genuine नहीं है, वो authentic नहीं है, वो सही नहीं है, तो फिर जो reader होगा ना उसे उसमें फिर आप ट्रस्ट लेवल नहीं बिल्डअप आप कर पाओगे. बिकॉज फिर अगर आप फेक इन्फॉर्मेशन अगर आप यूज करोगे तो द रीडर विल नॉट बिलीव इन यू, ठीक है. फिर जो भी आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो फिर वो पर्पस आपका नहीं सर्व हो पाएगा एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन विल नेवर बी रियलाइज, इट विल गेट फेल्ड. And before one starts writing, it is essential to make an outline of all the arguments and counter arguments in a logical manner so that the writing becomes an easier job and none of the arguments gets left out. तो जब भी आप एक्चुअल राइटिंग स्टार्ट करें तो उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक आउटलाइन बना लो अपने नोट मेकिंग की तरह. आप एक आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट का लॉजिकल ऑर्डर में, लॉजिकल मैनर में आप एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लो. उसकी वजह से, उसकी हेल्प से आपकी जो राइटिंग होगी वो ईजी हो जाएगी और फिर जो भी इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट होगा वो लेफ्ट आउट नहीं होगा. Then one should be prepared to defend one side by knowing the strongest arguments for the other side. ठीक है? So that was all about your course. ठीक है?